हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज की इस लेक्चर के अंदर हम लेबर की थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था? टाइम बुकिंग करा दिया था। वर्क स्टडी से आज मुझे कराना है, तो आज मैं लेबर की जितनी भी थ्योरी है वो कंप्लीट कर दूंगा और कल की क्लास के अंदर हम इसका एमसीक्यू कर लेंगे और लेबर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वर्क स्टडी, मैथड स्टडी, वर्क मेजरमेंट, जॉब इवेल्युएशन, चार ये पांचवा टॉपिक, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ज्यादा नहीं है, 13 है। लगभग लगभग आधा घंटा या 45 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आइए, वर्क स्टडी क्या होता है, वर्क स्टडी की बात कर लेते हैं। In order to motivate worker, in order to motivate worker, it is necessary to design a proper incentive system of payment of wages। कह रहा है वर्कर को मोटिवेट करने के लिए एक पेमेंट इंसेंटिव सिस्टम बनाइए, प्रॉपर डिजाइन करिए जिससे वर्कर मोटिवेट। एक वर्कर कैसे मोटिवेट होगा? फाइनेंशियली उसकी हेल्प कर दो, है ना। फाइनेंशियली उसकी हेल्प कर सकते हैं आप, बोनस के तौर पे आप उसको बोनस दे रहे हैं, आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या कह रहा है वर्क स्टडी, कहता है कि अगर आप अपने वर्कर को मोटिवेट करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू डिजाइन अ प्रॉपर इंसेंटिव सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। भाई वेजेस की जब पेमेंट करते हैं उसका एक इंसेंटिव सिस्टम भी बनाओ। मनी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन फैक्टर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो वर्कर है, आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करेंगे दोस्तों, तो अगर आपकी सैलरी ज्यादा होगी और आपकी सैलरी बढ़ाए जा रहे हैं हर साल, तो आपको ज्यादा मोटिवेट करेगा। आप कंपनी को कभी नहीं छोड़ेंगे और कंपनी के लिए अच्छे से काम करेंगे। कंपनी के लिए छोड़ेंगे नहीं, क्यों? रीजन बिंग, क्योंकि उस कंपनी में आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, आप उसको नहीं छोड़ेंगे और उस पर अच्छा काम करेंगे क्योंकि आप और अच्छा पैसा कमाना चाहेंगे। तो मनी जो होता है दोस्तों एक स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन फैक्टर होता है। हेंस मॉनेटरी इंसेंटिव सिस्टम बिकम एसेंशियल। और ये जरूरी भी हो जाता है कि हर कंपनी के अंदर एक मॉनेटरी इंसेंटिव सिस्टम होना चाहिए कि एक इंसेंटिव के तौर पे, सैलरी तो दो, इंसेंटिव के तौर पे, मनी के तौर पे, इंसेंटिव के तौर पे कुछ पैसे और उनको डिलीवर कर दो, लाइक बोनस, है ना, ये सब चीज। इन एनी इंसेंटिव सिस्टम द बोनस इज पेड बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब भी उसी पर्टिकुलर पर्सन को बोनस मिलेगा, अच्छा इंसेंटिव मिलेगा जो स्टैंडर्ड सेट करा था जिसके लिए और उसने एक्चुअल में क्या काम किया। मान लो एक वर्कर है, उससे बोला एक हफ्ते में तो 1000 यूनिट बनाकर दिखा, उसने 1200 यूनिट बनाकर दिखा दी, मतलब 200 यूनिट एक्स्ट्रा। तो जो 200 यूनिट उसने एक्स्ट्रा बनाई है वो एक इंसेंटिव के लिए उसका काम आया जाएगा। उस एक्स्ट्रा यूनिट्स की उसको एक इंसेंटिव तौर पे पैसा मिल जाएगा, बोनस तौर पे पैसा मिल जाएगा। तो कभी भी कोई भी इंसेंटिव सिस्टम को आप देखोगे तो इंसेंटिव बेस्ड होता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपने स्टैंडर्ड क्या सेट करा था और आपने एक्चुअल में क्या किया है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से अच्छी है तो आपको बोनस उस हिसाब से दिया जाता है। बोनस इज पेड इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज हायर देन द स्टैंडर्ड वन। यही मैंने बात करी अभी आपसे कि जब आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 1000 यूनिट बनाने की है, आपने 1000 यूनिट सेट करी और आपने उसको ज्यादा कमा बना दिया। आपने कहा कि एक हफ्ते में मैं 1000 यूनिट बनाकर दिखाऊंगा और आपने उसमें 1200 बना दिया। आपने ज्यादा अच्छी मेहनत करी, आपने इफिशिएंट इफेक्टिव तरीके से काम किया। तो जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज्यादा होता है तो फिर बोनस में पे किया जाता है। However, for deciding the standard performance, standard time that is allowed during a particular job should be fixed against which is actual time taken should be comparison। वही कह रहा है कि स्टैंडर्ड आप कैसे सेट करेंगे। आपने भी, मैंने क्या कहा कि आप एक हफ्ते काम करो, एक दिन में 8 घंटे होते हैं और एक दिन में 8 घंटे काम होता है और एक हफ्ते में 6 दिन काम होते हैं, तो 8 6 जा 48, तो 48 घंटे में आप 1000 यूनिट बना कर दिखाओ। तो स्टैंडर्ड पहले आप सेट करो कि आप 48 घंटे में 1000 यूनिट बनाना, ये आपका स्टैंडर्ड हो। अब उस पर्टिकुलर पर्सन ने 48 घंटे में कितनी यूनिट बनाई तो उस हिसाब से कंपेयर करके उसको इंसेंटिव दो। द वर्क स्टडी विच इंक्लूड द जॉब स्टडी एंड
द मेथड ऑफ स्टडी इंश्योर द फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टू अ पर्टिकुलर जॉब एंड दस हैज बिकम द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट द डिजाइन ऑफ इंसेंटिव सिस्टम। अब बेसिकली वर्क स्टडी क्या काम कर रहा है यहाँ पर दोस्तों, ये वर्क स्टडी क्या काम करता है यहाँ पर, वर्क स्टडी क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करने में हेल्प करता है, और जब वो स्टैंडर्ड सेट हो जाता है तो उसको एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है। तो वर्क स्टडी का काम है स्टडी करना, कंपैरिजन करना स्टैंडर्ड को एक्चुअल से, और पहले स्टैंडर्ड को सेट करना। तो बेसिकली यहाँ पर वर्क स्टडी विच इंक्लूड द जॉब स्टडी और मैथड स्टडी, वर्क स्टडी में जॉब स्टडी और मैथड स्टडी इंक्लूड कर दिया, इंश्योर दैट द फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टू अ पर्टिकुलर जॉब एंड, हर एक जॉब का स्टैंडर्ड समय क्या होगा, एक काम को आपको 10 घंटे में कंप्लीट करना है, आपने उसको 9 में करके दिखा दिया, तो इस तरीके से बोनस दिया जाएगा। तो वर्क स्टडी बेसिकली क्या करता है, हर एक पर्टिकुलर जॉब का स्टैंडर्ड टाइम सेट करता है और उसके बाद उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करके इंसेंटिव दिलवाता है। राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्क स्टडी। अब ये मैथड स्टडी क्या होता है, मैथड स्टडी इज डन टू इंप्रूव द मैथड ऑफ प्रोडक्शन एंड टू अचीव द मोस्ट इफिशिएंट एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, मशीन और मटेरियल। आपने देखा होगा जब जब कंपनी के अंदर प्रोडक्शन होता है वहां वेस्टेज भी होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्शन जितना करना है, वेस्टेज जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उससे कई ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं कंपनी में प्रोडक्शन करते टाइम। ऐसा ना हो, मैन पावर का वेस्टेज कर देते हैं, प्रोडक्शन यूनिट का रॉ मटेरियल का वेस्टेज कर देते हैं, मशीन को एक्स्ट्रा चला रहे हैं बेमतलब, उसका खामखा चला रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है चलाने में। तो मैथड स्टडी यहाँ पर क्या करता है, मैथड स्टडी प्रोडक्शन मैथड को इंप्रूव करता है। वो सोचता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, रिसोर्सेज का मतलब हो गया मैन पावर जैसे लेबर, मशीन हो गई है ना, रॉ मटेरियल हो गई, ये हमारे रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज का बेस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट तरीके से यूज करो, बहुत इफिशिएंट तरीके से इन रिसोर्सेज का यूज करो, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल कर दो, कम से कम वेस्टेज करो। तो मैथड स्टडी का काम क्या होता है, प्रोडक्शन मैथड को इंप्रूव करना, ये कोशिश करना कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का हम बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजेशन करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैथड स्टडी। वर्क मेजरमेंट क्या होता है, वर्क मेजरमेंट का एम होता है डिटरमाइन करना एक इफेक्टिव टाइम टू रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर परफॉर्म अ जॉब, मतलब किसी काम को करने के लिए कितना समय लगेगा इसको डिटरमाइन करने का काम होता है वर्क मेजरमेंट का। द इनइफेक्टिव वेस्टफुल अवॉइडेबल टाइम इज सेपरेट फ्रॉम द रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट द वर्क। मान लो मैंने कहा कि एक यूनिट बनानी है, अब वर्क मेजरमेंट का काम क्या होगा, वर्क मेजरमेंट ये बताएगा आपको कि एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है। तो किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में कितने टाइम की जरूरत पड़ती है इसका मेजरमेंट कौन करता है, वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट का काम क्या होता है, ये आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर जॉब में कितना टाइम लगेगा उस जॉब को पूरा करने में। दैट द मीनिंग ऑफ वर्क मेजरमेंट। तो वर्क मेजरमेंट एम्स क्या होता है, इसका एम क्या है, ये डिटरमाइन करना कि एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा। और यहां लिखा है इफेक्टिव टाइम, मतलब इफेक्टिव टाइम का मतलब क्या है, सिर्फ प्रोडक्शन का काम। इसमें वो टाइम हटा दो जो आपने रेस्ट लिया, वो नहीं इंक्लूड होगा, वो टाइम हटा दो जो आपका वेस्ट हो गया, वो नहीं। इफेक्टिव टाइम का मतलब सिर्फ यूनिट बनाया उस टाइम पे। मान लो एक जॉब को कंप्लीट करने में 5 घंटे लग गए, जिसमें 1 घंटा आपका वेस्ट में था, लंच करा है ना, आइडल टाइम खरा, तो 4 घंटे आपने लगातार काम किए, तो वो 4 घंटे इफेक्टिव टाइम हो गया। वर्क मेजरमेंट कहेगा एक जॉब को परफॉर्म करने में 4 घंटे लगेंगे, जिसके अंदर वेस्ट, आइडल टाइम, अनइफेक्टिव टाइम हटा दिया गया है। इफेक्टिव टाइम बताता है सिर्फ ये कि एक पर्टिकुलर जॉब को लगातार काम करो बिना रुके, तो इफेक्टिव टाइम मतलब होता है, उसको निकालने का काम किसका होता है, वर्क मेजरमेंट का। आगे कहता है जॉब इवैल्यूएशन। अब दोस्तों जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, देखिए इसको, it is necessary for the management for any organization to establish proper wages and salary structure for a various job। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि किसी भी जॉब का कितनी वेजेस होनी चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। आपने देखा होगा कंपनीज के अंदर अलग अलग पोजीशन होती है, और जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वेजेस और सैलरी स्ट्रक्चर भी बढ़ता चले जाता है। किसी भी कंपनी के अंदर जब आप जॉब करने जाएंगे तो आपको अलग अलग पोजीशन मिल जाए, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, है ना, चीफ जनरल मैनेजर, चीफ डिप्टी मैनेजर, ये सब चीजें पोजीशन है। अब जैसे जैसे पोजीशन
बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर सैलरी और जॉब स्ट्रक्चर भी बढ़ता चले जाता है। तो जॉब इवैल्यूएशन का काम है ये पता लगाना, ये जरूरी पता लगाना कि हर एक जॉब के लिए क्या सैलरी, प्रॉपर वेजेस और प्रॉपर सैलरी होनी चाहिए हर एक जॉब के लिए, मतलब अलग अलग जॉब्स के लिए क्या क्या सैलरी पैकेज होना चाहिए, जो कि आपने देखा होगा हर कंपनीज के अंदर होता है। इसलिए बोला गया इट इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है मैनेज करना किस चीज का, कि प्रॉपर वेजेस और सैलरी स्टैब्लिश करना फॉर अ वेरियस जॉब। जॉब का मतलब क्या हो गया, आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कम होगी, फिर मैनेजर उससे ऊपर, फिर उसके ऊपर जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, ऐसे ऐसे करके मैनेजर की पोस्ट, चीफ मैनेजर, फिर डायरेक्टर, ऐसे ऐसे पोस्ट बढ़ती जाएगी और उनका सैलरी और वेज स्ट्रक्चर भी बढ़ता चले जाएगा। तो ये है जॉब इवैल्यूएशन, जॉब के हिसाब से सैलरी और वेजेस को स्टैब्लिश करना, मीनिंग ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, जॉब अलग अलग जॉब के बेसिस पर सैलरी और वेजेस को स्टैब्लिश करना। फॉर डूइंग दिस इन अ साइंटिफिक मैनर इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ जॉब, हेंस अ जॉब इवैल्यूएशन इज डन। जॉब इवैल्यूएशन इज ऐसी टेक्निक ऑफ द एनालिसिस असेसमेंट ऑफ जॉब टू डिटरमाइन देयर रिलेटिव वैल्यू विद इन द फर्म। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप छोटी पोस्ट पे काम करते हैं तो उनमें उस पोस्ट पे काम करने वाले पर्सन की सैलरी इतनी होनी चाहिए, आप उससे बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, प्रेशर ज्यादा है तो सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। तो जॉब इवैल्यूएशन का काम यही है दोस्तों, वो उस जॉब की रिलेटिव वैल्यू निकाल देता है कि बेसिकली इस जॉब में एक पर्सन काम करेगा तो उसकी कितनी वेजेस और सैलरी होनी चाहिए, यही काम होता है जॉब इवैल्यूएशन का। इट एम एट प्रोवाइडिंग अ रैशनल और इक्विटेबल बेसिस। रैशनल मतलब किसी के भेदभाव ना हो बिल्कुल भी, मतलब ये नहीं यार तो एक पर्टिकुलर पर्सन है, 4 पर्सन काम कर रहे एक जॉब में, 3 पर्सन की सैलरी तो 20,000 रुपए है और एक पर्सन को दे रहे हैं 30,000 रुपए क्योंकि वो जानने वाला है ऑनर, ऐसा नहीं चले, ये गलत है। इक्विटेबल बेसिस पर होना चाहिए काम। अगर सेम जॉब है तो सबकी सैलरी सेम रखो। हाँ, अगर कोई पर्सन दूसरे तीसरे पर्सन से अच्छा काम करता है उसकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, उसको बोनस तौर पे दे सकते हैं, बट बेस सैलरी तो सबकी सेम होनी चाहिए क्योंकि जॉब जो है वो एक ही है। कह रहा है यहां पर क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन का एम क्या होता है, रैशनल और इक्विटेबल बेसिस पर डिफरेंशिएट करना सैलरी और वेजेस का फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्कर। मैंने आपको कहा डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्कर का मतलब क्या हो गया, पोस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है, पोस्ट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वर्कर की जॉब इवैल्यूएशन का जो रैंकिंग है, मतलब जो सैलरी है, जो वेजेस है, वो भी बढ़ता चले जाएगा। तो यहाँ पर 3-4 मेथड दे रखे हैं कि किस तरीके से आप जॉब इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे पॉइंट रैंकिंग मेथड और ग्रेडिंग मेथड। ये 3 टाइप के मेथड आपको बताता है कि किस तरीके से हर एक जॉब की सैलरी वेजेस डिसाइड की जाए। ठीक है, अब ये पॉइंट रैंकिंग मेथड और ग्रेडिंग मेथड क्या होता है, इनके बारे में सोचते हैं। देखिए पॉइंट रैंकिंग मेथड में क्या होता है, बेसिकली पॉइंट रैंकिंग मेथड में बेसिकली क्या है, इन फर्क क्या है इनमें, कि मान लीजिए यहां पर क्या होता है, हमें हर जॉब के हिसाब से पॉइंट देना है। जैसे हमारे पास मान लो जॉब है 1 2 3 4 5 6 7 जॉब है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हर एक जॉब को इवैल्यूएट करेंगे कि किस जॉब में हायर एजुकेशन की जरूरत है। क्या क्या चीजें इवैल्यूएशन करना है भाई, एजुकेशन के हिसाब से, वर्किंग कंडीशन के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, एबिलिटी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, देखो ये फैक्टर्स है जिनके बेसिस पर जॉब को इवैल्यूएट करा जाता है। मान लो जॉब नंबर 7 में एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड नहीं है, एजुकेशन की इतनी नीड है, वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए काम करने के लिए, तो इसको 2 पॉइंट दे दिए। इसमें सारे चाहिए उसको 5 पॉइंट दे दिए। तो इस तरीके से दोस्तों 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसमें भी 3 पॉइंट चाहिए, इसमें 2 पॉइंट चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, यहां पर क्या होता है, रैंकिंग
पॉइंट रैंकिंग मेथड में क्या होता है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। हर एक जॉब में देखते हैं कि जो पहली नंबर की जॉब है ना, बहुत हायर एजुकेशन चाहिए, उसमें वर्किंग कंडीशन बहुत सही चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर ले पाए, अगर वो बंदा यहाँ पर काम कर रहा है तो प्रेशर में काम कर सकता है नहीं कर सकता, एबिलिटी है उसकी काम करने की नहीं है, एक्सपीरियंस कैसा है उसका, कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और हर एक जॉब को नंबर ऑफ फैक्टर में देखकर पॉइंट देते हैं। जिसके ज्यादा पॉइंट उसमें ज्यादा सैलरी, जिसमें कम पॉइंट उसमें कम सैलरी, दैट इज कॉल्ड पॉइंट रैंकिंग मेथड। अब पॉइंट रैंकिंग मेथड में पॉइंट्स दिए जाते हैं, जबकि रैंकिंग मेथड अगर सिर्फ अगर रैंकिंग मेथड करे, ये वो मेथड है जो काम आता है छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर नंबर्स ऑफ जॉब्स कम होती है। इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट्स नहीं दिए जाते, इसमें क्या होता है, पोजीशन देखी जाती है कि मान लो पहले असिस्ट मैनेजर, फिर मैनेजर है उसके ऊपर है सर डिप्टी मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर चीफ डिप्टी मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, फिर डायरेक्टर। इस तरीके से ना रैंक्स होती है ना। और यहां पर चीफ असिस्टेंट है ना, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जो मतलब ट्रेनिंग करने जाते हैं वैसे। अब ये क्या है, रैंकिंग है, रैंकिंग मेथड। यहां पर क्या होता है, जॉब को पोजीशन के बेस पर क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में ले आता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं। अभी मैंने क्या करा है, बड़ी सी छोटी जॉब में करा है, बड़ी जॉब ऊपर छोटी जॉब नीचे, हो सकता है आप छोटी से बड़ी में चले जाओ, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ऑर्डर में सेट किया जाता है और उस हिसाब से फिर सैलरी वेजेस डिसाइड की जाती है अलग अलग उस पर। इसमें फैक्टर नहीं देखते, फैक्टर के हिसाब से पॉइंट देना होता है पॉइंट रैंकिंग मेथड में। और सिर्फ रैंकिंग मेथड के अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जॉब को इवेल्युएट कर लो कि कौन सी जॉब छोटी है कौन सी बड़ी है, उससे बड़ी बड़ी ऐसे करके, और उसके बाद आप उसकी सैलरी। और पर ये रैंकिंग मेथड तभी काम आएगा जब आपकी छोटी कंपनी है, बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं है, बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है, तो उस जगह पर ये काम आता है। जब बहुत ज्यादा पोजीशन होती है, बहुत बड़ी जॉब होती है, कॉम्प्लेक्स जॉब होती है, नंबर्स ऑफ जॉब्स ज्यादा होती है, काम ज्यादा होता है, तो वहां ग्रेडिंग मेथड काम आता है। ग्रेडिंग मेथड में ग्रेड देते थे, जैसे कि ए ग्रेड की जॉब, बी ग्रेड की जॉब, सी ग्रेड की जॉब, डी ग्रेड की, ग्रुप डी। आपने देखा होगा ये ज्यादातर ग्रेडिंग सिस्टम कहां पर होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ज्यादातर होता है कि डी ग्रुप की जॉब में है, सी ग्रुप पे जॉब ए में। तो ग्रेडिंग सिस्टम में एक ग्रेड की जॉब में बहुत सारी जॉब्स होती है इसके अंदर। बी के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं, सी के अंदर रेलवे, डी ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ऐसा होता है ना गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो वो ग्रुप्स वाइज है, तो ग्रेडिंग सिस्टम वहां काम आता है जहां बड़ी कंपनीज है। मतलब जो इसका डिसएडवांटेज होना है ना, रैंकिंग मेथड का जो डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेज को खत्म कर देता है ग्रेडिंग मेथड। इसमें क्या होता है, 3-4 ग्रेड्स बनाते हैं और हर एक ग्रेड के अंदर बहुत सारी जॉब डाल देते हैं। जो अपर लेवल जॉब है तो ग्रेड ए के अंदर, उससे नीचे करके, और उस हिसाब से आप जॉब सैलरी डिसाइड करते हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स जितनी भी होती है वो ग्रेडिंग मेथड का यूज करती है। ग्रुप डी की जॉब, ग्रुप सी, ग्रेड सी की जॉब, ए की जॉब, बी की जॉब, ऐसे करके। दीज आर द मेथड फॉर जॉब इवैल्यूएशन। क्या क्लियर हुआ आपको? अब मेरिट रेटिंग क्या है दोस्तों, मेरिट रेटिंग क्या है और जॉब इवैल्यूएशन और मेरिट रेटिंग में डिफरेंस क्या है वो हम देख रहे हैं। अब ये आ रहा है मेरिट रेटिंग। अब देखिए मेरिट रेटिंग एंड जॉब इवैल्यूएशन में डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने नीचे डिफरेंस भी लिख दिया। अब देखो क्या होता है, हम जॉब इवैल्यूएशन में करते हैं क्या, बेसिकली जॉब, अलग अलग जॉब्स को हम पॉइंट वाइज रैंकिंग देते हैं। हम रैंकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जॉब को सेट करना, या ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जॉब इवैल्यूएशन में हम जॉब के बेसिस पर इवैल्यूएट करते हैं। बट जब बात करते हैं मैरिट रेटिंग की, तो मैरिट रेटिंग एक ऐसा मेथड है जो आप जॉब के हिसाब से नहीं, पर्सन के हिसाब से, इंप्लॉय के हिसाब से रेटिंग करता है कि इस पर्टिकुलर इंप्लॉय की एजुकेशन कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, वर्क प्रेशर झेल सकता है नहीं झेल सकता, उसके हिसाब से उसको जॉब में सेट किया जाता है। तो डिफरेंस है दोनों के अंदर कि जॉब इवैल्यूएशन में हम रेटिंग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब, जबकि मैरिट रेटिंग में कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करते हैं रिलीज ऑफ इंडिविजुअल मेरिट ऑफ एम्प्लॉय। इंडिविजुअल मेरिट ऑफ एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को हम देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसका देखेंगे कि वो एम्प्लॉय किस जॉब में बैठ सकता है, क्या क्या एजुकेशन है, किस जॉब, मान लो इस जॉब, पहली एक जॉब है उसमें ज्यादा हायर एजुकेशन की, उसकी नहीं है, तो वो जॉब में
एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर मेरिट रेटिंग के अंदर हम जॉब के हिसाब से नहीं, हम इंप्लॉय के हिसाब से जॉब सेलेक्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर इंप्लॉय को कहाँ काम कर सकता है। तो इंप्लॉय के हिसाब से देखा जाता है मेरिट रेटिंग के अंदर, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही होता है। इसलिए जॉब इवैल्यूएशन और मेरिट रेटिंग एक साथ होती है कि यार जॉब भी हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया, उसके बाद अब मेरिट रेटिंग इस्तेमाल करेंगे, हर एक इंप्लॉय को सेलेक्ट करा जाएगा और उसको ऑन द बेसिस ऑफ उसकी एजुकेशन, उसके फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर, जैसे कि मैंने बताया एजुकेशन हो गया, वर्क प्रेशर, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस, इन फैक्टर के बेसिस पर उसको जॉब में सेट किया जाता है और उसकी वेजेस डिसाइड की जाती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है कि जॉब इवैल्यूएशन इज द असेसमेंट ऑफ रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब, ये जॉब के बेसिस पर काम करता है, जबकि मेरिट रेटिंग असेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू जॉब। भाई किसी भी एम्प्लॉय, ये एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, क्या वो एक जॉब के लिए फिक्स है? जॉब नंबर 1 के लिए नहीं, जॉब नंबर 2 के लिए नहीं, जॉब नंबर 3 यस, जॉब नंबर 3 के लिए फिक्स है। तो एम्प्लॉय के बेसिस पर काम करता है मेरिट रेटिंग, जबकि जॉब इवैल्यूएशन एक पर्टिकुलर जॉब की वर्थ के बेसिस पर काम करता है। ये जॉब हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है, इसमें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन ही चाहिए होगा। वो जॉब के बेसिस पर काम करता है जॉब इवैल्यूएशन, पर मेरिट रेटिंग एम्प्लॉय की बेसिस पर फैक्टर पर काम करता है। Job evaluation help in establishing a rational wages and salary structure. Job evaluation help in establishing the rational wage and salary structure. Rational का मतलब ये हो गया कि कोई भेदभाव ना हो, है ना, जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि इक्विटेबल बेसिस पर काम रहे, ये बेसिस पर रहता है। जॉब इवैल्यूएशन में आपको बताया जाता है कि वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जॉब, जबकि मेरिट रेटिंग हेल्प इन फिक्सिंग ऑफ फेयर वेजेस फॉर ईच वर्कर इन टर्म्स ऑफ हिज कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। एक वर्कर कितना अच्छा काम कर रहा है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, क्या उसका परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पर उसको वेजेस डिसाइड की जाती है। बट यहां पर जो वेजेस होती है वो एम्प्लॉय के हिसाब से नहीं, जॉब इवैल्यूएशन में वेजेस डिसाइड करती है जॉब के हिसाब से। आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब के अंदर वेजेस पहले से सेट होती है, प्री डिटरमाइंड सेट होती है कि ग्रुप ए की जॉब होगी तो ज्यादा सैलरी होगी आपकी। तो वहां पर इंप्लॉय के बेसिस पर जॉब नहीं डिसाइड करते कि इंप्लॉय कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ग्रुप ए की जॉब होती है, उसका एग्जाम जिसने कर लिया वो तो कर ही पाएगा फिर, है ना। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की किसी भी बात करेंगे तो वहां पर वेजेस जो होती है, सैलरी जो होती है, वो जॉब के बेसिस पर सेट की जाती है दोस्तों। वेजेस और सैलरी जॉब के बेसिस पर सेट होती है, जबकि मेरिट रेटिंग के अंदर एक एम्प्लॉय की क्या कॉम्पिटेंस है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके से वो काम करता है, उसके हिसाब से उसका पैसा दिया जाता है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है वो ऐसी करती है। गवर्नमेंट कंपनीज जब जॉब की हायरिंग करती है, एम्प्लॉय हायरिंग करती है, तो वो जॉब का, हर एक पर्टिकुलर जॉब का पहले से डिसाइड होता है, इतना इतना वेजेस होगा, ऐसे ऐसे पैसे मिलेंगे। जबकि प्राइवेट कंपनी उसके कॉम्पिटेंस, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से काम करती है। तो प्राइवेट जो कंपनीज होती है मेरिट रेटिंग के हिसाब से बेसिस वेजेस फिक्स करती है, जबकि गवर्नमेंट कंपनीज जॉब इवैल्यूएशन के बेसिस पर फिक्स करती है। जॉब इवैल्यूएशन ब्रिंग अ यूनिफॉर्मिटी इन वेजेस एंड सैलरी। अब किसी भी टाइप का एम्प्लॉय हो, कैसा भी एम्प्लॉय हो, ग्रुप ए की जॉब में अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है ठीक से, एक नहीं कर रहा, तब भी सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है वेजेस। आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। एक एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, उसको आप सस्पेंड कर दो, कुछ कर दो, पर उसकी वेजेस कम नहीं कर सकते आप कि नहीं तेरी तो सैलरी कम होगी ना, यूनिफॉर्मिटी रहती है इसके अंदर। जबकि मेरिट रेटिंग एम टू प्रोवाइड अ फेयर रेट टू पे द डिफरेंट वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अच्छा काम करोगे पैसे बढ़ने मिलेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे पैसे नहीं मिलेंगे भैया, इस बेसिस पर काम होता है। जहां पर काम होता है ना यूनिट के बेसिस पर, प्रोडक्शन के बेसिस पर, तू ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो तेरे ज्यादा पैसे बनेंगे, तू कम प्रोडक्शन करेगा कम पैसे बनेंगे। तो ये मेरिट रेटिंग क्या करता है, रेट पे डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। समझ में आ गया मेरिट और आपके पास जॉब इवैल्यूएशन में डिफरेंस। इसके बाद आता है टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। आई थिंक हम पढ़ चुके हैं। वर्क स्टडी मैथड नहीं, टाइम और मोशन नहीं पढ़ा, वर्क और मैथड पढ़ा है। ठीक, आइए टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी के बारे में देखते हैं कि सर इसमें क्या है। एक मिनट कॉल, हाँ आइए टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। देखिए टाइम स्टडी क्या बताता है आपको, एक वर्कर कितना टाइम स्पेंड करता है फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर। तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी दोनों काम आते हैं इंसेंटिव सिस्टम प्लान में, इंसेंटिव सिस्टम देने में। स्टडी ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी डिजाइन इन एन इंसेंटिव सिस्टम। इंसेंटिव सिस्टम देने के लिए काम आते हैं दोनों स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। टाइम स्टडी आपको क्या कहता है, टाइम स्टडी आपको बताता है कि एक वर्कर ने कितना समय बिताया है फैक्ट्री के अंदर और वो कितना इफेक्टिव तरीके से, कितना अनइफेक्टिव तरीके से बिताया है। देखिए यहां पर लिखा है टाइम स्टडी डिटरमाइंस द टाइम टू स्पेंड ऑन अ जॉब
स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम को परफॉर्मेंस करेंगे, सेम जो हमने पढ़ा था ऊपर वर्क स्टडी के अंदर, है ना। तो टाइम स्टडी क्या करता है, टाइम स्टडी आपको क्या बताएगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने द टाइम टू बी स्पेंट ऑन द जॉब, मतलब एक जॉब को करने में कितना समय लगेगा, ये आपको टाइम स्टडी बताएगा। अब टाइम, किसी भी जॉब को करने के लिए हम दो चीजें करते हैं, सबसे पहले कि स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम के बारे में उसने बताया, कहा कि स्टैंडर्ड टाइम देखो वो टाइम होता है दैट शुड बी टेकन फॉर अ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर जॉब अंडर अ स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन क्या होता है, कोई ओवर टाइम यहाँ पर नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा काम आपसे नहीं करा रहा है, नॉर्मली जब रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं। तो टाइम स्टडी क्या करता है, क्या बताता है, टाइम स्टडी आपको बता रहा है कि किसी भी जॉब को करने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, तो वहां पर एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है कि यार ये पर्टिकुलर जॉब को करने में इतना समय लगेगा, मान लो 10 घंटे लगेंगे एक जॉब को करने में। अब आपने कितने करे, है ना। फॉर फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, तो स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करने के लिए आपको मोशन स्टडी की जरूरत पड़ेगी। ये भी कह रहा है जहां पर सुनो, यहां पर बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजन हम कहां करते हैं। देखिए, अगर टाइम स्टडी ये कह रहा है कि एक जॉब को करने में कितना समय लगेगा, तो फिर वर्क स्टडी क्या कहता है, दोनों फर्क है। फर्क क्या है, टाइम स्टडी आपको बताएगा किसी जॉब को करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। आपने कहा कि यार एक जॉब करने में 10 घंटे लगेंगे। अब यहां पर क्या होता है कि स्टैंडर्ड साइन टाइम सेट करता है बाय द टाइम स्टडी द्वारा। टाइम स्टडी आपको स्टैंडर्ड टाइम बताएगा किसी जॉब को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। जब आप वो जॉब कंप्लीट कर लोगे तो उसकी परफॉर्मेंस कंपैरिजन करके आप जो बोनस दोगे वो अकॉर्डिंग टू वर्क स्टडी होगा। वर्क स्टडी आपको क्या करता है कि आपको पहले स्टैंडर्ड टाइम से एक्चुअल टाइम को कंपैरिजन कराएगा, एंड देन आपका जो बेनिफिशियल होगा, आप ज्यादा अगर एक्चुअल टाइम आपका अच्छा है, मतलब आपने कम समय में ज्यादा अच्छा काम करा है, तो आपको बोनस दिया जाएगा दोबारा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी आपको कंपैरिजन करता है, जबकि टाइम स्टडी आपको स्टैंडर्ड टाइम सेट करवाता है। अब टाइम स्टडी ने कहा, टाइम स्टडी आपको समझ आया क्या हुआ कि किसी भी जॉब को पूरा करने के लिए कितना समय लगना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टाइम स्टडी। उनके हिसाब से कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से इस पेन को बनाने में कम से कम 5 घंटे चाहिए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टाइम सेट करा बाय द टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी कहता है किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में, उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये बताने के लिए, स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के लिए हमें मोशन स्टडी की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा गया टाइम स्टडी में के अंदर हम स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं, और मोशन स्टडी हमें बताएगा कि किस तरीके से स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाएगा। टाइम स्टडी का सिंपल मीनिंग क्या है, टाइम स्टडी आपको बताएगा किसी जॉब को पूरा करने में कितना समय लगता है। अगर आप कह रहे हो कि इतना लगता है, वो टाइम स्टडी है। क्या कह रहा है, टाइम स्टडी डिटरमाइन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन द जॉब, इस जॉब में कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ये टाइम स्टडी बताएगा। और नीचे कह रहा है कि भाई टाइम, अगर आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है कि एक जॉब में कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो मोशन स्टडी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बोला गया कि मोशन स्टडी टाइम स्टडी से पहले करना पड़ेगा हमें, प्रीसीड, क्योंकि मोशन स्टडी बताएगा स्टैंडर्ड टाइम कैसे सेट होगा, और जब आप स्टैंडर्ड टाइम सेट करोगे तब टाइम स्टडी अप्लाई होगी। मोशन स्टडी क्या करता है, मींस डिवाइडिंग द जॉब इनटू फंडामेंटल एलिमेंट और बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ जॉब, और प्रोसेस एंड स्टडीइंग देम इन अ डिटेल टू एलिमिनेट द अननेसेसरी एलिमेंट और मोशन। मोशन स्टडी बेसिकली क्या कर रहा है, आपको ये बहुत सारी जॉब्स को बांट देता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि ऑपरेशन के बेसिस पे बांट दिया, प्रोसेस के बेसिस पे बांट दिया, और उनको डिटेल में स्टडी करता है और जानता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर कितना समय लगेगा, और ऐसा कितना समय होगा जो फालतू का होगा, जिसमें हम आइडल बैठ सकते हैं, वो चीजें हटा देगा। तो कुछ ऐसी चीजें एलिमिनेट कर देगा, अननेसेसरी एलिमेंट और मोशन को एलिमिनेट कर देगा कि यार एक जॉब में ये वाली काम नहीं होना चाहिए, अब वो काम करके भी आप समय खराब करोगे, तो उसको हटा। तो यहाँ पर मोशन स्टडी पहले करनी होती है, एक एनालिसिस करना होता है। मोशन स्टडी आपको एनालाइज करवाता है कि एक जॉब को डिफरेंट फैक्टर के अंदर एनालाइज करेगा कि यार ये इस जॉब में क्या सही चीज है, कैसे करना है, और क्या चीज नहीं करनी है इसको, एंड देन जाकर टाइम स्टडी उसके बेसिस पर जो चीज एलिमिनेट कर दी गई, हटा दी गई कि इस जॉब में ये चीज नहीं करनी है, अननेसेसरी एलिमेंट्स जो हो गए, मोशंस हो गया, किसी चीज का काम करना मोशन है ना, तो अननेसेसरी कोई काम कर रहे हो जो कि इस जॉब के लिए करना नहीं है, तो उसको हटा दिया। अब यहां पर जो रिमेनिंग काम बच गया वो इफेक्टिव काम है जो करना पड़ेगा, एंड अब टाइम स्टडी लगाकर स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाएगा। तो टाइम स्टडी आपको बताता है
एक जॉब में कितना टाइम स्पेंड किया वो निकालते हैं। और मोशन स्टडी आपको बताता है, मोशन स्टडी हमेशा टाइम स्टडी से पहले होगा, क्योंकि मोशन स्टडी क्या करता है, हर एक जॉब को इवैल्यूएट करता है, स्टडी करता है और अननेसेसरी एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देता है जो काम की नहीं है। अब छोटी छोटी बातें आइए इसको सीखते हैं। एबनॉर्मल आइडल टाइम, लेबर। अब दोस्तों आपका अगला पॉइंट क्या है, एबनॉर्मल आइडल टाइम और आइडल टाइम। देखिए आपको पता है किसी भी, ये तो आपने लेबर के प्रैक्टिकल पार्ट में भी किया होगा, एबनॉर्मल नेचर की कोई भी चीज होती है ना, तो वो हम कस्टमर पर उसका बर्डन नहीं डालते, उसका बर्डन हम अपने ऊपर लेते हैं। मतलब अपने ऊपर लेने का मतलब हो गया कॉस्टिंग पीरियड में चार्ज करेंगे। तो किसी भी नेचर का एबनॉर्मल हो, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल आइडल टाइम हो, किसी भी टाइप का एबनॉर्मल होता है, उसको हमेशा कॉस्ट के अंदर कॉस्टिंग पीरियड में चार्ज किया जाता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम वो टाइम होता है जो एक एबनॉर्मल सिचुएशन से अराइज हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हड़ताल हो गई कंपनीज के अंदर। अब कंपनीज के अंदर हड़ताल हो गई तो जो चीज जो जिस टाइम पे काम करना चाहिए था उस टाइम पे सब लोग बैठे हुए हड़ताल पर, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है, लोगों का बैठना बेमतलब का। हड़ताल बेमतलब नहीं कहूंगा कि हड़ताल हो जाती है तो आप तो उस केस के अंदर लोग काम नहीं करते, उस तरीके से खाली बैठे रहते हैं, उसकी भी वेजेस उनको मिलती है हड़ताल पर। तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल आइडल टाइम। और उसका जो किसी भी एबनॉर्मल नेचर की वजह से कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन, जैसे कि मशीन खराब हो गई, तो वो आइडल टाइम है। एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, आइडल टाइम इज अ पीरियड फॉर अ टाइम फॉर विच द शॉप फ्लोर इज अवेलेबल फॉर अ प्रोडक्शन बट इट इज नॉट यूटिलाइज्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, टूल्स, ऑपरेशन। भाई प्रोडक्शन करने के लिए सभी जने बैठे हैं। मैं एक वर्कर हूं, मान लो किसी कंपनी का, आप भी वर्कर हो, हम बैठे हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि अब मटेरियल आएगा तो अब काम चालू करेंगे। हमने ऑनर को बोला है कि सर मटेरियल नहीं है, काम किससे करे, कह रहा रुको मैं मंगवा रहा हूँ। हम बैठे रह गए, 15 मिनट हो गए हम बैठे, अपने आधा घंटा हो गया हम बैठे रहे, मटेरियल नहीं आ रहा। फिर हमने फोन करा कि सर मटेरियल नहीं आ रहा, हम काम कैसे स्टार्ट करेंगे। उनका आ रहा है 1 घंटे में आ रहा है। तो लगभग 2-3 घंटे हो गए, 2-3 घंटे बाद मटेरियल आया, हम काम करने के लिए रेडी थे, मटेरियल था नहीं, कहां से करूंगा भाई प्रोडक्शन। तो ये जब कुछ शॉर्टेज हो जाती है मटेरियल की, टूल्स की, मशीन की, ऑपरेशन की शॉर्टेज हो जाती है, उस वजह से जो टाइम खाली बैठा रहता है लेबर का, वर्कर का, वो आइडल टाइम माना जाता है। तो आइडल टाइम वो टाइम है कि लेबर तो काम करने के लिए रेडी है पर आप ही उसको काम नहीं दे रहे करने को। आपके पास मटेरियल की शॉर्टेज है या आपके पास कोई काम नहीं है तो वो खाली बैठा रहेगा। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा स्टाफ काम कर रहा है, लैपटॉप में नोट्स वगैरह मेंटेन कर रहा है। अब मैंने उसको काम दे रखा था, मैं क्लास में ले रहा हूं, अभी मैंने 15 मिनट हो गए क्लास चालू करे तो उसका काम हो चुका है खत्म, जो मैंने उसको दिया। अब वो वेट करेगा जब मेरी क्लास खत्म होगी। अगर मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरी वेट करना जब मेरी क्लास खत्म, तो अब उसको, अगर मेरी 1 घंटे की क्लास है, अब उसके बाद तो 1 घंटा उसको वेट करना होगा, क्योंकि मैंने उसको काम नहीं दिया। वो तो रेडी है काम करने के लिए, मैंने उसको काम नहीं दिया, ये हो गया आइडल टाइम मेरी वजह से। वो रेडी था वर्कर, जब काम के लिए वर्कर तो रेडी है, प्रोडक्शन करने के लिए पर्सन तो रेडी है, पर वो मटेरियल की शॉर्टेज, टूल्स, ऑपरेटर की शॉर्टेज है, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, आइडल टाइम कहेंगे उसको। और आइडल टाइम, हाँ उसको क्या कहेंगे, आइडल टाइम। एक आइडल टाइम वो भी होता है, एक नॉर्मल आइडल टाइम होता है, एक एबनॉर्मल। देखिए नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, ये वो आइडल टाइम होता है जब कंपनी के अंदर मटेरियल भी है, सब कुछ है, पर कंपनी के अंदर लंच ब्रेक हो जाता है, टी ब्रेक हो जाता है, ये जरूरी है, ये नॉर्मल आइडल टाइम है, ये होना ही होना है। आप इसको रोक नहीं सकते, किसी को खाना खाने से तो ना रोक दोगे भाई, ये गलती है आपकी। आपका मटेरियल टाइम पे क्यों नहीं था, लंच टाइम है नहीं, मटेरियल क्यों नहीं आया, ये आपकी गलती, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। आइडल टाइम वो भी होता है दोस्तों जब लेबर रेडी है काम करने के लिए पर उनका लंच ब्रेक हो गया है। अब वो लंच करेंगे तो उस टाइम पे कोई काम नहीं करा सकता, भले आपके पास सब कुछ पड़ा हो प्रोडक्शन करने के लिए, पर लंच टाइम पे 1 घंटे का वो कोई काम नहीं करेगा, तो 1 घंटा वो आइडल टाइम भी माना जाएगा, उसको नॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं और उसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट करते हैं। जबकि जो एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है उसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट नहीं करते, उसको कॉस्टिंग पीरियड में चार्ज करते हैं। और जो नॉर्मल आइडल टाइम होता है उसका बर्डन कस्टमर शिफ्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके डाल देंगे कॉस्ट शीट। लेबर चैप्टर में आपने पढ़ा। लेबर टर्नओवर क्या होता है, लेबर टर्नओवर इज द रेट चेंज इन एम्प्लॉय पोस्ट ड्यू टू स्पेसिफिक पीरियड ड्यू टू रिजाइन, रिटायरमेंट, रिट्रीटमेंट। If the employee turnover is high, it signals the instability and the effect of the labor turnover। आपने पढ़ा है यार, मैंने अपनी क्लास के अंदर भी आपको पढ़ाया था, लेबर टर्नओवर का प्रैक्टिकल भी कराया था, सेपरेशन मेथड
है ना, रिप्लेसमेंट मेथड, है ना, ये सब चीजें जहां पर आती है वो लेबर टर्नओवर ही तो था कि एक लेबर आज आया और उस कितने दिन बाद उसने रिजाइन किया। आज लेबर ने ज्वाइन करी कंपनी और उसने कितने दिन बाद उसने रिजाइन करा कंपनी को, कि किस रेट से लेबर के अंदर चेंजमेंट हो रही है, आज आ रहा है, कल जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। तो हायर लेबर टर्नओवर रेशियो मतलब इसका मतलब इनस्टेबिलिटी है कंपनी के अंदर, लेबर रुकते नहीं है, वर्कर रुकते नहीं है। एक वर्कर आया, उसने 5-6 दिन काम करा, वो छोड़कर चले गया, हायर टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। और हायर टर्नओवर रेशियो का मतलब कंपनी के अंदर वर्कर रुकते नहीं, मतलब इनस्टेबिलिटी है। लोअर टर्नओवर रेशियो का, एक वर्कर आया 2-3-4-5 साल काम करके जा रहा है, तो ये लोअर टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी है, कंपनी अच्छी है, बेटर है, तो स्टेबिलिटी है। तो अगर हायर टर्नओवर रेशियो होगा, इसका मतलब लेबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार ऐसा हो रहा है, और यहाँ पर प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब जब कोई नया लेबर आएगा तब तक उसको ट्रेनिंग देनी होगी। आज आप आए, मान लो एज अ लेबर, एज अ वर्कर काम करने, आपको ट्रेनिंग दी, 2 दिन लग गए, 4 दिन आपने काम करा, छोड़ के चले गए, अब आप अगला आएगा, फिर उसको 2 दिन ट्रेनिंग दो, तो इससे प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ सकता है। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है इंप्लॉय का रेट ऑफ चेंज क्या है, किस रेट से इंप्लॉय आ रहे हैं और किस रेट से जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज क्या है, कितनी जल्दी आ रहे हैं, कितनी जल्दी जा रहे हैं। हायर टर्नओवर रेशियो मींस इनस्टेबिलिटी ऑफ द वर्कर इन कंपनी एंड इंपैक्ट विल बी द इन प्रॉफिट। एंड लोअर टर्नओवर रेशियो विद इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, स्टेबल रहेगा, वर्कर आते हैं, रुक कर जाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी प्रोवाइड करवाते हैं। ओवर टाइम आपको पता है दोस्तों, जब आप नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा, बियॉन्ड ज्यादा काम करते हैं। एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम नॉर्मल वर्किंग आवर है 8 घंटे का, आपने 9, 10, 11 घंटे काम करे, तो आपने जो 1, 2, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करे नॉर्मल से, वो ओवर टाइम होता है। कितना सिंपल। और ओवर टाइम में आपको पता है ना, डबल रेट से पेमेंट मिलती है। नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, देखो नॉर्मल आइडल टाइम वो टाइम है जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्शन है, और उसका जनरली इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दिया जाता है। कॉस्ट शीट पढ़ी है ना आपने, क्या होता है कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद WIP का एडजस्टमेंट होगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। उसके बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तब आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इसको ऐड कर देते हैं नॉर्मल आइटम को, जैसे कि लंच का टाइम, टी ब्रेक, ये आपका नॉर्मल है, इसको अवॉइड नहीं कर सकती कंपनी, ठीक है ना। कंपनी की वजह से नहीं है, इसलिए कंपनी की वजह से, कंपनी की गलती की वजह से जो आइडल टाइम होता है उसको एबनॉर्मल कहेंगे। जैसे कि मटेरियल टाइम पर प्रोवाइड नहीं करा कंपनी ने वर्कर को, तो कंपनी की गलती है, भाई क्यों नहीं करवा मटेरियल टाइम पर, वो खाली बैठे हुए। अब कंपनी के वर्कर लंच कर रहे हैं, इसको तो ना अवॉइड कर सकती कंपनी, मना नहीं कर सकती। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, जब भी आप ओवर टाइम के लिए जो अमाउंट पे करते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम क्या होगा, जब भी आप ओवर टाइम के लिए कोई भी अमाउंट पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। आपको मान लो 100 रुपए घंटे के मिलते हैं, आपने 2 घंटे ओवर टाइम करे, तो 100 रुपए घंटे के, तो 2 घंटे के 200 रुपए हो गए, तो 200 रुपए क्या हो गया, ओवर टाइम प्रीमियम हो गया। मतलब ओवर टाइम जितना आपने करा उसका जो डबल रेट से पेमेंट मिलता है, 200 नहीं 400 हो गया, डबल रेट से मिलेगा ना, तो उसको क्या कहेंगे, ओवर टाइम प्रीमियम कहेंगे। खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और चैप्टर हो गया हमारा खत्म। कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, यहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल डाल रखा है मैंने, टेंशन मत लीजिए। कुछ बातें मुझे यहाँ भी आपको समझानी पड़ेगी, कोई जनरल बातें हैं। और देखिए ये इसके एमसीक्यू आप तभी करिएगा जब आपने लेबर चैप्टर एज अ प्रैक्टिकल कर लिया हो, क्योंकि इसके एमसीक्यू में ना थ्योरी कम प्रैक्टिकल से ज्यादा एमसीक्यू बना रखे हैं। तो जब आपने लेबर का एमसीक्यू वाला चैप्टर, लेबर का प्रैक्टिकल चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, तभी आप इसके एमसीक्यू ट्राई करें, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप एंड मैचिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।